चार्ज इनवेरिएंट होता है, ये सब लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तुम समझो यहाँ पे। अगर मास जो है वेलोसिटी के साथ तेजी के साथ चलेगा तो मास चेंज हो जाएगा। चार्ज को चाहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है। उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो जैसे किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी को रेशियो को ही क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? ये सिंपल से बात था। अगर मैं बात करूं कि बोर्ड का पेपर आ गया है, 2026 शुरू हो गया है और फार्मूला ही नहीं याद है तुमको, तो आज का वीडियो जो होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का होने वाला है और आज ही मैं फार्मूला याद कराऊंगा आपको। सारे के सारे फार्मूले याद होंगे आपको आज। तो शुरू करते हैं वीडियो। एकदम धीरे धीरे करके मैं आपको सारे फार्मूले आपको रटा दूंगा। आज के वीडियो में 100 के 100% फार्मूले आपको रट जाएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, लास्ट तक बोलोगे सर आपने तो एकदम पूरा फार्मूला ही रटा दिया हमको। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखना पड़ेगा। ये क्या है? एक सबसे पहले तो उसके बारे में समझो। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसके बारे में लिखते जाना। इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ, सारे के सारे नोट करते जाना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी रेडिएट करता है। ये तीन चीज़ें करता है ये। तो मेरे भाई अगर तुम एग्जाम में इस बार एनर्जी रेडिएट करने वाला नहीं लिख के आओगे तो भी काम चलेगा। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी रेडिएट होता है। दो टाइप के होते हैं चार्ज, 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमको पता चल गई चार्ज के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसका एसआई यूनिट लिख लो भैया। इसका एसआई यूनिट आपका होता है कितना? कूलाम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज के बारे में देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज में सबसे पहले स्केलर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कंजर्व रहता है। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चन देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में प्लस में, और यहाँ पे इनका टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन और माइनस का और इधर प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सिस्टम जो है चार्ज कंजर्व है। ये सिस्टम का चार्ज चेंज हो जाता है लेकिन फाइनल चार्ज जो है सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पे फाइनल चार्ज -2 + 3 मिलके +1 बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे -5 + 6 मिलके +1 बन रहा है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रहेगा कंजर्व, ठीक है ना। चार्ज जो क्वांटाइज्ड होता है, यहाँ पे क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज जो होता है यहाँ पे क्वांटाइज्ड होता है, और यहाँ n बराबर 1 2 3 4 सो ऑन, और E की वैल्यू जो मिनिमम होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। तो चार्ज यहाँ पे क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। ये शब्द लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तुम समझो यहाँ पे। अगर मास जो है वेलोसिटी के साथ तेजी के साथ चलेगा तो मास चेंज हो जाएगा, पर चार्ज को चाहे तुम जिस वेलोसिटी के साथ चला दो चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज सेम ही रहेगा चाहे जितनी वेलोसिटी हो जाए। तो चार्ज को बोलते हैं ये इनवेरिएंट होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। कूलॉम्स लॉ के बारे में देखते हैं। 2 चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, जो फोर्स होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, k आ जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई r², और इस k की वैल्यू याद रखो मेरे भाई, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां से इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अगर कोई फ्री स्पेस लिया है तो वहां पे उसको परमिशन कितना मिल रहा है फोर्स लगाने का। समझ में आया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और k का जो कांस्टेंट होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ना है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो यहाँ पे
बहुत सारे चार्जर रखे हुए हैं, Q2 Q3 Q4, और यहाँ पे Q1 चार्ज है। Q1 चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो यहाँ पे मान लिया हमने 1 चार्ज की वजह से 2 पे जो फोर्स लग रहा है F12, 1 चार्ज पे 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है Q13, 1 चार्ज पे 4 की वजह से जो फोर्स लग रहा है Q14। अच्छा, ये जो सारे फोर्सेज इस पे लग रहे हैं, दैट एफ नेट बराबर होगा आपका Q12 QF13 F14 एंड सो ऑन, वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट भी यही है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये वाला कंसेप्ट भी आप सीख गए। अब ये दो फॉर्मूले आपको और पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। किसी पॉइंट चार्ज को कहीं से लाने के लिए जो फोर्स लगता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? E बराबर KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बहुत आसानी के साथ समझेंगे। दो चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों, दोनों अपोजिट चार्ज हों पर इक्वल होने चाहिए। स्मॉल डिस्टेंस को 2L मान लो, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल इस अरेंजमेंट को बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2QL के बराबर होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इनटू एक चार्ज की मैग्नीट्यूड के बराबर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाऊं -Q यहां कहीं पे रखा जाएगा, तो इसकी वजह से जो डेरिवेशन होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करके चले जाना। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ध्यान से समझो। ये आता है E बराबर 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब, और ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए -Q, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम निकालते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है E इक्वेटोरियल बराबर KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये दिस इज द फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करके जाना है। अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई, टॉर्क ऑन डाइपोल ऑन इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में एक टॉर्क रखा हुआ है यहाँ पे, इस पे जो आपका डाइपोल लगेगा, टॉर्क लगेगा इस पे, वो टॉर्क कितना होगा? टाउ बराबर P क्रॉस E के बराबर होगा। बस इसको याद रखो। इसको आगे हम फर्दर लिख सकते हैं PE साइन थीटा। P क्या है? ये 2QL E साइन थीटा भी लिख सकते हैं। एक चीज और याद रखना, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है। थीटा इज 180 डिग्री फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज याद रखना, आपको MCQ में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम से पहले बनने का बेस बनाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है। उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जैसे ये उसकी डायरेक्शन में नहीं है तो उसकी डायरेक्शन में कर देंगे ना E cos थीटा। जैसे ये E है तो इसको कर देते हैं E cos थीटा इनटू डायरेक्शन ऑफ A, यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और फाई बराबर कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं EA cos थीटा, या इसको क्या लिख सकते हो? E डॉट A। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया मेरे बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमारा जो टॉपिक आता है, अगर ये फॉर क्लोज्ड सरफेस अगर आप लिखोगे, मतलब ये क्लोज्ड सरफेस होगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई बराबर क्लोज्ड सरफेस E डॉट DA हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। गॉस थ्योरम से पहले जाने से पहले एक दो चीज और समझ लो कि जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा चीज ये समझ लो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और अगर
आउटवर्ड फ्लक्स है, बाहर जा रहा है फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स है तो पॉजिटिव होता है। अगर इनवर्ड फ्लक्स है, अंदर की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है ना। आप चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये टोटल जो क्यू इनक्लोज्ड होता है, पूरा चारों तरफ से बधा हुआ चार्ज होता है, वो क्यू टाइम्स 1/ε0 के बराबर होता है। तो क्यू टाइम्स 1/ε0 का मतलब यहां से आप देख सकते हैं क्या हो गया, तो यहां से क्या आया, फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε0 के बराबर आया। तो ये आपका गॉस थ्योरम है। लिखना भी होगा तो आप क्या लिख के आओगे एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स इज क्यू इनक्लोज टाइम्स ऑफ 1/ε0 के बराबर होता है। इसी को हम लोग गॉस थ्योरम कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख के आना, ये फॉर्मूला लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। क्यू क्या है, क्यू इनक्लोज्ड है, इसको बोलते हैं क्यू एनक्लोज का मतलब कि चारों तरफ से बंधा हुआ चार्ज। ठीक है ना। अगर बंधा नहीं रहेगा तो हम सरफेस मान के उसको बांधेंगे तब आगे चलेंगे। ठीक है ना, आगे करेंगे उसमें। अब आगे चलते हैं, एक दो चीज और हम समझ लेते हैं ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज मैं शायद बताना भूल गया था, उसको लिख लो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल्दी से समझ लो। जैसे कि अगर हम समझ लेते हैं कि एक मीडियम है, मीडियम अगर ये फ्री स्पेस है मीडियम, तो यहाँ पे ε0 की वैल्यू, ये ε की वैल्यू ε0 होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अगर कोई दूसरा मीडियम ले लिया तो यहाँ पे ε आ जाता है, उसकी परमिटिविटी उस मीडियम की परमिटिविटी। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन ε0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी को, रेशियो को ही क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया, ये सिंपल से बात था। अगर मैं बात करूं, के फॉर वाटर 80 होता है, के फॉर एयर 1 होता है, और के फॉर मेटल जो होता है ये इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अच्छा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, ये दो तीन चीज और मैं आपको बता देता हूं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको सिग्मा से, और इसको रो से। तो लैम्डा बराबर होता है डी क्यू, या लिख लो क्यू सीधा, क्यू अपॉन एल के बराबर, ये होता है क्यू अपॉन ए के बराबर, और ये होता है क्यू अपॉन वी के बराबर। ठीक है, वैसे तो ये हम जब लिखते हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल होता है, ये सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी ए होता है, और ये होता है रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। तो मैंने बता दिया ये इसका आगे यूज होने वाला है। अब हमें पढ़ना जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, ध्यान से पढ़ते जाओ मेरे बच्चों। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, इसमें पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा एक चीज याद रखना, ये रैपिड रिवीजन वीडियो है तो डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर ये जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाले हैं, ये सारे के सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर सॉल्व करके जाना। ये प्रो टिप है एग्जाम निकालने का, तो इनको सॉल्व करके जाना ही जाना है। ठीक है, चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर या लॉन्ग वायर, चार्ज्ड वायर। मेरे बच्चों, इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो अभी से। लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट, दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करके रखो। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेल। जो चार्ज्ड सेल होता है वो क्या होता है, सेल, SHELL सेल। ठीक है, चार्ज सेल के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितना होता है मेरे बच्चों, ये होता है KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द सेंटर,
ई इनसाइड कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर पूरा का पूरा यही बराबर हो जाता है, इनसाइड इतना ही रहता है, ठीक है। तो सॉरी ये क्यू इनसाइड जो होता है, ई इनसाइड जो होता है वो बेटा आपका 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्फ अंदर जो चार्ज सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और सरफेस पे जो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, ये इतना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड जो है इसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना याद किए हुए बिना डेरिवेशन किए हुए मत जाना, हो सकता है इस बार एग्जाम में दिख जाए। तो क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है मेरे बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला। एंड फॉर कंडक्टिंग सेल के लिए, फॉर कंडक्टिंग सेल के लिए कितना होता है ये होता है E बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो टोटल 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया। तो एक तो तुम खुद रिवाइज करो ही करो, और साथ साथ चैनल भी थोड़ा सा शेयर कर दो यार जाके, ताकि ग्रो हो जाए, और अच्छे से पढ़ो, सारा फॉर्मूला पढ़ के जाओ पेपर में।